Hello friends, so today we are starting with the first chapter of Maths 2, which is differentiation. Okay, so differentiation, the reason why we are starting with differentiation is differentiation and integration, ये दोनों ही चैप्टर फिज़िक्स में के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिज़िक्स में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स में ये दोनों चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर. ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, सो डिफरेंशिएशन मीन्स कि सपोज़ ये एक बड़ा सा बोर्ड है, ठीक है. ये बड़ा सा बोर्ड एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है ना, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जब हम इस बोर्ड को तोड़ेंगे तो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको मिलेगा उसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएट. हमने इस बड़े से बोर्ड को छोटे छोटे पीसेस में डिफरेंशिएट कर दिया. एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड को हमने छोटे छोटे पीसेस में डिफरेंशिएट कर दिया. देखो, ये है उसके छोटे छोटे पीसेस. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है. और इंटीग्रेशन है कि ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके हम एक बड़ा सा बोर्ड तैयार करें. किसी भी चीज़ को सम अप करना इज़ इंटीग्रेशन. छोटे छोटे पार्टिकल्स का सम अप करना वो इंटीग्रेशन बोलते हैं. बट एक बड़े से चीज़ को टुकड़ा कर देना इज़ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएट कर दिया हमने उसको, ठीक है. ओके, आई होप आपको ये समझा होगा. सपोज़ ये एक बड़ा सा पेपर है, इसको मैंने 4 पीस में कट किया. तो ये जो 4 पीसेस हैं ये इस बड़े से पेपर का डेरिवेटिव्स है, ठीक है. इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. ओके, एक बड़े से चीज़ को आप छोटे छोटे पीसेस में टुकड़ा कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, बोलते हैं ना, अलग अलग कर दो. उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएट करना, एंड इट इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन. द होल मेथड एंड प्रोसेस इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है. आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे एक लेटर्स रिकॉल का सेक्शन है जिसमें हम लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से दिया गया है. मतलब लिमिट्स, उसमें लिमिट्स का यूज़ किए हैं. उससे रिलेट ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. इससे रिलेटेड कोई भी सम नहीं दिया, इस वजह से हम लोग इसको नहीं करने वाले हैं. हम लोग फॉर्मूला मेथड से डिफरेंशिएट करेंगे 12th स्टैंडर्ड में. तो अभी हम लोग वो स्टार्ट करेंगे कि फॉर्मूला मेथड क्या होता है, और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे नीचे के साइड आप लोग अगर देखोगे तो डेरिवेटिव, हमेशा अपना टेक्स्ट बुक साथ में रखना बिकॉज ये मैथ्स है. एक टेक्स्ट बुक और एक नोटबुक अपने साथ रखना. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे. मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर का मेन सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है. तो आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे, मतलब डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पेज पे आपको एक कॉलम दिया है, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन. हम लोग 5 करके करेंगे. इजी भी पड़ेगा, विथ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझेगा भी. तो चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, और इसके एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल मैं ये साइड लिखते जाऊँगी, ठीक है. फर्स्ट वाला है, हम लोगों को दिया है c, कांस्टेंट का डेरिवेटिव. ओके, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है. ये फॉर्मूलाज है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है. तो देखो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर होगा, 1, 2, 3, या फिर वेरिएबल के फॉर्म में भी आपको कांस्टेंट दे सकते हैं. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपको दिया है x² प्लस b² bx प्लस c, ठीक है. तो इस केस में आपका कांस्टेंट c है,
ठीक है, क्योंकि इसके बाजू में कोई भी इसका वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे ये x का कोएफिशिएंट b है, ये x का कोएफिशिएंट 1 है, बट इसका इसका कोई भी वेरिएबल नहीं है इसके साथ, इस वजह से ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट आपको कभी कभी वेरिएबल के फॉर्म में भी आएगा, जैसे सपोज c यहाँ पे दिया है, इस वजह से मैं c एक एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल सॉल्व करते वक्त मैं आपको विथ वेरिएबल वाला कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वाला कांस्टेंट दोनों के एग्जांपल से अभी आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल 1 हम लोग लेते हैं। सपोज क्वेश्चन में दिया है आपको 7, y इज इक्वल्स टू 7। ओके, हाँ चलो, मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया अभी, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इससे ये भी एक तरीके से इससे भी हम डिफरेंशिएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज कैसे, कोई भी चीज़ है, सपोज ये y है, ठीक है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू x ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये y है एंड विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज़ चेंजिंग। ओके, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो d बाय डी एक्स ऑफ y, मतलब y में चेंजेस आ रहा है, किसके विद ड्यू रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आया, y में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। सपोज हम लोगों को z दिया है कोई भी वेरिएबल, इसे हम लोगों को बोला है कि विथ रिस्पेक्ट टू m इसको आप डिफ्रेंशिएट करो या फिर इसका रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करो, तो d बाय डी एम ऑफ z। ठीक है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू m ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो इसमें कैसा है, f ऑफ x से हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को, कोई भी चीज़ का फंक्शन, y से भी फंक्शन को ही करते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर हम लोग f ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा f डैश x। ठीक है, ये हो जाएगा f डैश x, और y का तो मैंने आपको बताया, बट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और y को भी अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में, रुको मैं यहाँ पे बताती हूँ, बहुत ज़्यादा ही हो गया। हाँ, तो हम लोग रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे थे, तो f ऑफ x का मैंने आप लोगों को बताया, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट फर्दर करेंगे तो ये f डैश x हो जाएगा। ठीक है, f डैश से हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। y को हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसके भी विथ ड्यू रिस्पेक्ट में हम इसको चेंज करेंगे वो अपॉन में आएगा, बस इतना याद रखना, तो y। ठीक है, समझ में आया, d बाय डी एक्स ऑफ y। ओके, ऐसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट, y डिफ्रेंशिएट होने के बाद d बाय डी एक्स ऑफ y हो जाता है, और f डैश एक्स f डैश एक्स हो जाता है। ओके, अभी हम लोग कांस्टेंट का एग्जाम्पल कर रहे थे, वो करते हैं। एग्जाम्पल 1 कांस्टेंट वाला। ठीक है, सपोज आप लोगों को दिया है y इज इक्वल्स टू 8। ओके, इसे बोला है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। अभी देखो 8 के बाजू में कोई भी वेरिएबल दिख रहा है, कोई भी वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। x ऐसा कोई भी वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। देयरफॉर y का मैंने आप लोगों को यहीं पे बताया है, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन वाले स्टेप में d बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 8 दिया है, तो ऐसे लिख लो। देयरफॉर इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0, मैंने अभी आपको बताया कांस्टेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 होगा। इसलिए क्यों 0 होगा, क्योंकि उसके बाजू में कोई भी वेरिएबल नहीं है, जिसके भी विद ड्यू रिस्पेक्ट हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है वो वेरिएबल 8 के बाजू में नहीं है, इस वजह से 0 आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल 2 लेते हैं, कांस्टेंट वाले का ही हम लोग अभी भी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखो अभी सपोज दिया आप लोगों को y इज इक्वल्स टू 9b, इसको भी हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो देयरफॉर हम लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 9b। क्वेश्चन जैसे ही आप लिख ले रहे हो उसके बाद आपको लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इसको अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स एग्जामिनर काट सकता है। तो हम लोगों ने लिख दिया डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी देखो y का मैंने आपको बताया d/dx ऑफ y हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू क्या हम लोगों को दिया 9b, तो y के जगह पे हम 9b लिखेंगे। नाउ d/dx ऑफ 9b हो गया। तो अभी देखो हम लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू x में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू b हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू b क्यों बोल रही हूँ। अभी जस्ट एग्जाम्पल होने के बाद मैं आपको बताती हूँ। हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोगों को इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस x का कोई भी वेरिएबल है क्या यहाँ पे, 9b के बाजू में कोई भी x का वेरिएबल हम लोगों को नहीं दिख रहा है, इस वजह से इसको भी हम कांस्टेंट ही अज्यूम करेंगे। अज्यूम नहीं, कांस्टेंट ही है ये, ठीक है। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करने के बाद आंसर हमारा 0 ही आएगा। ओके, आई होप आपको विथ वेरिएबल के साथ भी समझ गया होगा कि वेरिएबल भी कैसे कांस्टेंट के फॉर्म में आता है। अभी हम लोग ये सेकेंड वाला करेंगे, फर्स्ट वाला हमारा हो गया, ठीक है। चलो अभी सेकेंड करना है। ओके सो ये एक नई चीज़ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है जो कि मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है। हमेशा जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट जो चीज़ हम कर रहे हैं वो भी अगर x ही है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और ये ऑब्वियस भी, अगर 1 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 को 4 से करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो dx भी 1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए d/dx ऑफ x हमेशा 1 होगा, d/dy ऑफ y 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, d/dm ऑफ m करेंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट डाउन कर लो, बहुत आगे समझ में भी हम लोगों को ये काम आएगा। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ये d/dx ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 वाले से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सपोज़ आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4x आपको दिया है। तो अगर हम लोग को बोला है कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो y का क्या होता है d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू हम लोगों को दिया है 4x, वो लिख लेना है। अब भी देखो अगर आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये एक कांस्टेंट है तो हम लोग इसको डायरेक्टली ज़ीरो कर दें, तो नहीं, इस केस में इस टाइम पे हम लोगों को एक वेरिएबल भी दिया है, और वो वैसा वेरिएबल दिया है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे क्या दिया है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x दिया है ना, और वेरिएबल भी यहाँ पे x है, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरह ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x वेरिएबल हम लोगों को दिया है, और वेरिएबल ही नहीं दिया है, इसी के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट भी करना है, ठीक है। तो इस वजह से x का मैंने अभी आपको क्या बताया था, d/dx ऑफ x है ना, यहाँ पे मतलब 4x है, तो इसका आंसर सिंपली 4 हो जाएगा, क्योंकि x तो 1 ही हो जाएगा ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, 4 कांस्टेंट है, इसको हम लोग इधर साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम d/dx ऑफ x कर लेते हैं, तो इंटू 1 है, ये d/dx ऑफ x इधर पे मैंने बताया ना कि 1 है,
तो इसीलिए 4 आंसर आया। पता चला कैसे 4 आंसर आया? ऐसे आंसर आया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी सेकेंड वाला आपके टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन के सेकेंड नंबर पे दिया है, x रेज टू n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ठीक है, अभी ये कैसे, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। ठीक है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अभी इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको अच्छे से समझेगा कि क्या दिया है। सपोज x रेज टू n दिया है, मैं x रेज टू 5 लेती हूँ। तो x रेज टू 5 है, 5 हमारा n है। ओके, n को हम 5 डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है फॉर्मूला, आप देखो पहले n इंटू, पहले n इंटू दिया है तो n हमारा क्या है 5 है, 5 इंटू लिख लो। उसके बाद x रेज टू n माइनस 1, n हमारा क्या है 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स रेज टू 4। आई होप आपको विथ एग्जाम्पल ज़्यादा समझ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये समझ गया ना? अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स रेज टू 4 ले लेते हैं। ठीक है, n 4 है हमारा, फॉर्मूला क्या है n इंटू, तो 4 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। n क्या है 4, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, पहले आपको ये नंबर लिखना है जो यहाँ पे दिया है नंबर। ये नंबर लिखने के बाद आपको x रेज टू इस नंबर से एक नंबर माइनस करके लिखना है। ठीक है, ये भी ट्रिक आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस फॉर्मूला से ही करिए, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, मैं आपको ये वाला ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 कैसे होता है, वो इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। एक सेकेंड, देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 कैसे आया, या फिर d बाई डी एक्स, सॉरी d बाई डी एक्स, सॉरी d बाई डी वाई ऑफ y 1 कैसे आएगा। मैंने अभी बताया ना d बाई डी जेड ऑफ z कैसे 1 आएगा, वो मैं आपको x के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, x के एग्जाम्पल में तो देखो क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स। सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ y लिख लेंगे, y के जगह पे हम लोगों को x दिया है। ठीक है, अभी हम लोग इस फॉर्मूला से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से आप इसको जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे आप फटाक से इसको लर्न कर लो। कुछ नहीं है ज़्यादा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ऐसे आपको 5 टाइम्स बोलो, मैं जब सिखा रही हूँ तब तक आपको याद हो जाएगा। n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ठीक है, अभी देखो इस केस में x रेज टू 1 है। ठीक है, क्या है इस केस में 1 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी 1 है। अभी देखो हम लोग ये फॉर्मूला इसमें डालते हैं तो फिर देखते हैं। n की जगह पे क्या है हमारा 1 है, 1 इंटू एक्स रेज टू n जो रहता है वो माइनस 1 करते हैं हम, तो 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है। और कोई भी चीज़ रेज टू 0 हमेशा क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। एनीथिंग रेज टू 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, कोई भी चीज़ रेज टू 0 हमेशा 1 होता है। ये अगर जिसको भी नहीं पता है वो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी चीज़ रेज टू 0 हमेशा 1 होगा, इस वजह से 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे लगता है आप लोग को पक्का क्लियर हो गया होगा कि d बाई डी एक्स 1 कैसे होता है। ठीक है, चलो ये वाला फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे नोट डाउन करके ही रखेंगे। आप भी कोई भी सम सॉल्व करोगे ये वाला फॉर्मूला हमेशा अपने दिमाग में रखना, नहीं तो फिर नोटबुक के ऊपर वाले मार्जिन के ऊपर आप इसको नोट करके रख लेना। अभी फर्स्ट और सेकेंड भी हम लोगों का हो गया, अभी हम लोग थर्ड वाले पे जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाला डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन हम अभी सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन एक्स का
-1/x2 कैसे आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट बाय चांस आपको एग्जामिनेशन हॉल में या फिर कोई भी टेस्ट देते वक्त याद नहीं आया, ये फॉर्मूला तो याद रहना, पक्का याद रहना चाहिए। मतलब ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये कैसे आया, इसी फॉर्मूले से ये भी डिराइव हुआ है। अभी देखो 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो x⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर में है, अगर वो ऊपर जा रहा है न्यूमरेटर में, तो उसका पावर नेगेटिव में हो जाएगा। अगर नीचे पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके, अभी देखो कोई भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव तो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन कर लो तो क्या रहेगा ना, याद रहेगा जिसको भी नहीं आता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट करके, अगर कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में जाके। कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो इस सम में 1/x है। अभी देखो x का पावर यहाँ पे इस केस में 1 है, ठीक है। कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, क्योंकि अगर 0 भी देना रहेगा ना तो वो लोग देंगे, क्योंकि हमेशा मैंने आपको अभी ये भी बताया, ये भी इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लो, कोई भी चीज़ रेज़ टू 0 1 होगा, ठीक है। अगर 1 रेज़ टू 0 भी होगा तो भी 1 होगा, 2 रेज़ टू 0 वो भी 1 होगा, 1000 रेज़ टू भी 0 रहेगा ना वो भी 1 ही होगा। ये डिग्री मत समझना कि 100 डिग्री सेल्सियस, वो नहीं है, 0 है ये 0, ठीक है, वो भी 1 ही रहेगा, ठीक है। हम लोग ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। अभी देखो 5 डेरिवेटिव कर ले रहे ना, हाँ, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। और 5, अभी देखो इसमें 5 डेरिवेटिव हम समझ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी 5 डेरिवेटिव समझेंगे। ऐसे ऐसे करके हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन से, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, 1000 रेज़ टू 0 भी 1 ही होगा, ठीक है। अभी हम लोग इस सम पे वापस आ जाते हैं। तो देखो 1/x न्यूमरेटर में +1 है, डिनोमिनेटर में +1 है, न्यूमरेटर में जाके ये हो जाएगा -1। अभी मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट लिखवाया था, वो आप देख लो, -1 हो जाएगा। अभी इस पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x⁻n = n × x⁻n−1। तो देखो n क्या है हमारा -1, x⁻n−1 तो -1 - 1 = -1 × x⁻2 है, ठीक है। अब ये -1 इधर एज इट इज़ रहेगा, बट देखो यहाँ पे कैसे, ये डिनोमिनेटर में x⁻1 था, ठीक है, डिनोमिनेटर में x⁻1 था, तो न्यूमरेटर में गया तो x⁻−1 आ गया। अभी देखो ये न्यूमरेटर में x⁻2 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये इधर नेगेटिव था, तो जैसे ही नीचे आएगा वैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में नेगेटिव है इसलिए डिनोमिनेटर में आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव रहेगा तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रहता है क्योंकि रेसिप्रोकल रहता है ना, उल्टा, ठीक है। तो -1/x² कैसे आया समझ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट पे बता देना। अभी थर्ड भी हो गया, नाउ फोर्थ में है 1/x⁻n। इसको भी हम, इसका आंसर है, इसका फॉर्मूला दिया है -n/x⁻n+1। ये कैसे आया वो मैं अभी बताती हूँ। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, 1/x⁻n है, मैंने बताया था डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा। अगर ये पॉजिटिव n है तो न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव n हो जाएगा, ठीक है। तो x⁻n, इस पर भी यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x⁻n वाला फॉर्मूला। तो देखो n क्या है हमारा, इस केस में n हमारा -n है, ठीक है, n इस केस में -n है। तो देखो -n × x⁻n−1 होता है, इस केस में -n -1, ठीक है। देखो n -1 होता है ना, तो हमारे केस में तो n = -n है ना,
इस वजह से माइनस n माइनस 1 हो गया, ठीक है। अभी देखो माइनस n एज इट इज़ रहेगा, इधर पे हम लोग नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं, ऐसे माइनस कॉमन ले लिया तो n+1 हो जाएगा कि नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो -n -1 सेम ही होने वाला है, तो क्या वो आया हम लोग का -n इंटू एक्स रेज टू माइनस कॉमन लेकर n+1। अभी देखो मैंने जस्ट बताया था कि न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव है तो अगर उसको मैं डिनोमिनेटर में ला देती हूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसमें भी ऐसा होगा, -n तो एज इट इज़ रहेगा, वो तो वहाँ का वहीं रहेगा, बट x रेज टू अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव है, x रेज टू कोई भी चीज़ नेगेटिव है तो अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर रेज टू नेगेटिव रहा तो मैंने जो भी अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सिखाया ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, वो हमेशा रेज टू पे अप्लाई होगा। हाँ, मतलब किसी भी चीज़ का पावर पे वो चीज़ अप्लाई होगा, ठीक है, मतलब इसके पावर पे वो चीज़ अप्लाई होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखना। तो यहाँ पे नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से आया -n/(x⁻n+1)। अगर अभी भी नहीं समझा है तो आप मुझे बता दो कमेंट पे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के एंडिंग में ये चीज़ फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। देखो आ गया कि नहीं? ओके चलो, फोर्थ भी हो गया, अभी लास्ट है। आई होप आपको अभी तक के फर्स्ट 4 समझ गए होंगे। नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के एंडिंग में नहीं तो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूँगी। अभी 5th वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, कोई भी चीज़ को आप देख के डरो मत कि ये कैसे आया। अभी देखो कोई भी चीज़ का स्क्वायर रूट अगर रहता है ना, सपोज 2, कोई भी चीज़ अगर अंडर रूट है, सपोज √2, ठीक है, √2 है, तो अगर हम लोग को ये रूट हटाने का है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 2⁻1/2, ठीक है। अगर सपोज √z है, m है, √m, तो अगर हम लोग को ये रूट हटाने का है, स्क्वायर रूट हटाने का है, तो हम लिख देते हैं m⁻1/2। क्यूब रूट है, अगर क्यूब रूट हटाना है तो 9⁻1/3। क्यूब रूट अभी बाद में करते हैं, पहले स्क्वायर रूट का समझ गया, क्योंकि अभी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके सो ये आज के सेशन का लास्ट पार्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ x का कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x का को डिफ्रेंशिएट करके क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो x⁻1/2 हो जाएगा जब मैंने ये स्क्वायर रूट हटा दिया। अब भी मैंने बताया स्क्वायर रूट हटाने के बाद क्या आएगा, तो x⁻1/2 हो जाएगा। अभी ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करती हूँ। तो देखो ये हमारा n है, इस केस में 1/2 हमारा n है, तो देखो n इंटू x⁻n−1 है ना, तो देखो 1/2 इंटू x⁻1/2 -1 1/2 जिसको नहीं आता मैं बता रही हूँ, 1 -2/2 -2 कैसे, 1 -2 1 ज़ा 2 और पूरा होल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है, -1/2 आ जाएगा। ये बस एक एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अभी देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखते हैं, 1/2 इंटू x⁻1/2 -1 आ गया -1/2। तो ये 1/2 एज इट इज़ रखो। मैंने बताया था अगर न्यूमरेटर में कोई भी चीज़ रेज टू नेगेटिव रहेगा तो वही चीज़ डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू x1/x⁻1/2, ठीक है। अभी देखो एक सेकेंड में यहाँ पे बताती हूँ। देखो 1/2 इंटू ये 1/x⁻2 पॉजिटिव 1/2 कैसे आया, अगर न्यूमरेटर में कोई भी चीज़ रेज टू नेगेटिव है, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूँ, मतलब 1/, में अगर उसको कर दूँ डिनोमिनेटर में, अगर मैं उसको ला दूँ, तो अगर वो न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, हाँ, न्यूमरेटर में अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो जाएगा। बट इस केस में न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, सॉरी न्यूमरेटर में नेगेटिव है, -1/2 है, तो
तो इसलिए डिनोमिनेटर में मैंने जैसे ही लाया उसे वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने बताया था कोई भी चीज़ अंडर रूट रहता है तो उसे हम 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मुझे सेम 1/2 को हटाना है तो मैं रूट ला दूँगी, रूट को हटाना है तो 1/2 ला दो, सिंपल है। रूट को हटाना है 1/2 ला दो, 1/2 को अगर हम लोगों को रिप्लेस करना है तो रूट ला दो, ठीक है। तो इसमें मुझे 1/2 को रिप्लेस करना है क्योंकि हम लोगों को आंसर में 1/2√x दिया है। क्या दिया है? 1/2√x दिया है, इसलिए तो 1/2 इंटू 1/√x आ जाएगा। मैंने 1/2 को रिप्लेस कर दिया स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो आ गया हम लोग का आंसर 1/2√x। आ गया कि नहीं? ये देखो आ गया। तो देयरफॉर √x का आ जाएगा 1/2√x। ओके, आई होप आपको समझ आया है। हम लोग का पूरा पांचों डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। अभी भी आई थिंक सो 15 है शायद से, वो भी हम लोग ऐसे ही 5 करके कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये 5 डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन समझ आया है। और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।